हम लोग इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है कंबस्टन और एक है फ्लेम। तो कंबस्टन का बेसिक मिलेगा कि कोई चीज जब जलता है उस प्रोसेस को कंबस्टन बोलते हैं, हिंदी के माध्यम से बता रहा हूँ। और एक फ्लेम का मतलब है कि आग, एक तरीके से आग फ्लेम है, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो नीला आग है, नीला रंग का आग है, जिसको कि आप किचन वाला आग भी बोलते हैं, गैस कुकर गैस वाला, कुकिंग गैस वाला आग बोलते हैं, और ये माचिस वाला आग, मतलब जो नॉर्मल आग जो आप देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? ये मतलब क्या कॉज करते हैं कि ये दोनों का कलर डिफरेंस कॉज करते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो कि हम इसी वीडियो में आंसर करेंगे, इसी चैप्टर में। और तो और हम जलने और आग दोनों को एक ही प्रोसेस समझते हैं, मतलब जैसे कि अगर कोई चीज जलता है तो वो मतलब उससे आग निकलेगी ही निकलेगी, हमारा ये मानना है। मगर क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सी चीजें ऐसे भी है जो बिना आग के जलते हैं? यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने इस सवाल भरे चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगर आप क्यूरियस इन पटाखों के बारे में जानने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप इनफ क्यूरियस है तो, क्योंकि ये भी एक केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। तो कोई भी चैप्टर की शुरुआत बिना इंट्रोडक्शन के कैसे शुरू हो सकती है? तो इसका भी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसमें कि हम कंबस्टन का डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। तो देखिए, कंबस्टन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स और रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कहा क्या गया है? तो बेसिकली एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे वुड लिया है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो तो अब क्या करते हैं कि वो सब्सटेंस ऐश, मतलब बेसिकली इस केस में ऐश रिलीज हो रहा है। अगर कंबस्टन ठीक ठाक हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट रिलीज होगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है। मतलब क्या है कि एक तरीके से तो पहले केमिकल प्रोसेस है इसमें, मतलब क्या बोलते हैं, एटम्स एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मतलब मतलब कंबाइन जॉइन ऐसे कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये एक तरीके से केमिकल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल ही होगा। कंबस्शन एक तरीके से केमिकल प्रोसेस है। और तो और जो ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जो कि इजिली एक तरीके से कंबस्टन प्रोसेस में एंटर करते हैं, मतलब एक तरीके से जलने ही लगता है। तो वो क्या करते हैं, आइदर लाइट रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, या फिर ग्लो करते हैं, मतलब जैसे चारकोल, चारकोल जैसे सब्सटेंसेस ग्लो करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब आग नहीं जलता उनमें, पर वो ग्लो करते हैं एक तरीके से। मतलब हर हर जो चीज जो कि जलती है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती एक तरीके से। इसका एक एग्जांपल है चारकोल, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो ठो एग्जांपल दिए हैं। वुड का तो मैंने आपको बता दिया कि वो ऐश कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। और वैक्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सिंबल लगा देना, जिससे कि मतलब ये ट्रायंगल सिंबल, मतलब ये एरो के ऊपर लगाने से क्या होता है कि मतलब ये ट्रायंगल सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इस प्रोसेस में हीट कर रहे हैं वुड और ऑक्सीजन, वुड को हीट करें जिसके कारण कि ऑक्सीजन रिएक्ट करे। ऑक्सीजन तो सब जगह है, तो बेसिकली ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंबस्टन। इससे हमें ये भी चीज पता चलता है, ठीक है। तो आपने आसमान में सन को भी देखा होगा, ठीक है। तो ये जो सन है ये भी हमेशा चमकता रहता है, तो क्या ये एक तरीके से जलता रहता है सब वक्त? कंबस्टन के प्रोसेस में ये होता है क्या? क्योंकि एक तरीके से कंबस्टन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन तो स्पेस में है नहीं। तो क्या वो सच में सन जलता है या कुछ और होता है उसके अंदर? मतलब लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो कंबस्टन के प्रोसेस में लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जलता है कैसे? कुछ अलग गैस है क्या स्पेस में? ऐसा नहीं है। वो सबसे पहली चीज, सन जलता है यही चीज गलत है, क्योंकि वो एक तरीके से एक रिएक्शन रिएक्शन होता है, मतलब जो कि कंबस्टन जैसा ही है, पर इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको अभी से बताऊं, क्योंकि ये बाद का टॉपिक है, मतलब बाद में आप पढ़ोगे कि मतलब बेसिकली दो एटम जो है वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है, वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करके एक हीलियम एटम बनाएगा, मतलब बेसिकली पूरा कंबाइन कर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेशन अलग चीज है, और पूरा एटम ही कंबाइन कर लेना अलग चीज है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम जाते हैं। पर इसमें क्या होता है कि दोनों एटम का एक ही एटम बनता है, जिसके कारण की एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमारे अर्थ तक रीच होती है। उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी बात है कि कौन सी चीज जलती है, कौन सी चीज नहीं जलती। मतलब बेसिकली सारी चीज तो नहीं जलती, मैं आप बोलेंगे कि मतलब ये जो मिट्टी है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें जैसे दीवार और स्टील भी एक तरीके से जलता है, बहुत ज्यादा ही जलाने के बाद ही जलता है। तो एक तरीके से बहुत तरीके की चीजें जो कि जलते हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि नहीं जलते हैं। तो बेसिकली इसी बेसिस पे हमने चीजों को दो तरीके में डिवाइड किया, जो कि कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल। तो बेसिकली कंबस्टेबल सब्सटेंसेस ऐसे है जो कि मतलब इजिली अंडरगो अंडर कंबस्टन प्रोसेस, ठीक है, मतलब इजिली कंबस्टन प्रोसेस
प्रोसेस के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे कि फ्यूल मतलब उनको जनरली फ्यूल बुलाया जाता है जनरली। और सब्सटेंसेस विच डोंट गो अंडर कंबस्टन वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, ये सिंपल फंडा है, ठीक है। तो वो फ्यूल मतलब उनको फ्यूल बोला नहीं जाता। जैसे मैच स्टिक, पेपर, कोल, हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन भी ठीक है। हाइड्रोजन गैस में अगर आप मतलब बेसिकली एक गैस है, ठीक है। और अगर आप एक साइड से आग लगाएंगे तो दूसरे साइड तक पूरा आग लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन, इसलिए मतलब बोलते हैं ना कि पेट्रोल पंप में मतलब क्या बोलते हैं कि माचिस वाचिस नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल भी एक तरीके से कंबस्टेबल सब्सटेंस है। और मशीनों के अंदर बहुत सारा पेट्रोल भरा रहता है, जिससे कि एक बार अगर पेट्रोल में आग लग जाए तो वो कभी बुझती मतलब बहुत मुश्किल से बुझेगी, क्योंकि कंबस्टेबल सब्सटेंस है यार। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम ध्यान लगाओ, ठीक है। तो IAS बनो। प्लास्टिक, ग्लास और सॉइल, सीमेंट, इन सबको मुश्किल से जलाया जा सकता है, और ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस इसलिए कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इसको वोलेटाइल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं हम, वोलेटाइल, ठीक है, क्योंकि ये इजीली मतलब जलाए जा सकते हैं, ठीक है। पर इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ही बोलेंगे। और अगर आप कोई पैकेट मतलब कोई पटाखे का पैकेट या ये वाला मतलब बहुत सारे पैकेट्स में लिखा रहता है कि इसको आग आग से एक्सपोज नहीं करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो इसका मतलब क्या है, मैं बचपन में सोचता था इन्फ्लेमेबल का मतलब ये जल नहीं सकता, पर ऐसा ऐसा बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि इन्फ्लेमेबल समझ के अगर आप इसको आग के पास लेके गए तो कुछ ज्यादा ही जोर से जलने लग जाएगा, क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस के पास लो इग्निशन टेम्परेचर। अभी इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बेसिकली लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं कंबस्टन प्रोसेस में एंटर कर पाता है। जैसे कि ले लो कि एक सब्सटेंस एक्स है, उसका इग्निशन टेम्परेचर 60 है, 60 डिग्री सी है। तो मतलब जैसे ही वो 60 डिग्री सी है उसका मिनिमम टेम्परेचर है, अगर उससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो और कंबस्टन के प्रोसेस में एंटर नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो एंटर करने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो एंड इजीली कैन कैच फायर विथ फ्लेम, जैसे पेट्रोल मतलब इन सब का लो इग्निशन टेम्परेचर है वही 60 डिग्री के आसपास है इन सब का। और एसीटोन का तो 60 डिग्री इतना याद है मेरे को, और एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर। और फिर उसके बाद पेट्रोल का भी 90 80 इन सब का उसी के आसपास आता है, ठीक है। और हाइड्रोजन तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, मैंने आपको बताया था। फिर कंबस्टेबल सब्सटेंस वर्सेस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि दोनों तो भाई इजीली बर्न होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तरीके से नॉर्मली बर्न करने से करता है, पर ये जल्दी जल्दी बर्न कर जाता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, पर सारे के सारे कंबस्टेबल। तो इसी बेसिस में अगर आपको अगर एग्जाम में पूछे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंबस्टेबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर रेंज फ्रॉम हाई टू लो, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 150, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे कि थोड़ा सा हाई होने से चलेगा, मतलब बिट हाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिट हाई, ठीक है। बिट हाई टू वेरी लो, मतलब बहुत कम भी होने से चलेगा, ठीक है। क्योंकि वो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है, मतलब आराम से जला सकते हैं उसे। और इसका जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है उनका तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, मतलब बहुत लो होना इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री 50 डिग्री, मतलब लेस देन 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ले लो, वो सारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आप कह सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर नीडेड टू बी स्टोर्ड केयरफुली एज दे कैन कैच फायर इजिली। ऑल ऑफ देम आर नॉट नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस हम कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। सो कंबस्टेबल सब्सटेंस के एग्जांपल है क्लोथ, वुड, पेपर, पेट्रोल, डीजल। पर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के एग्जांपल्स है केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सोडियम, हाइड्रोजन। सोडियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सोडियम भी इजीली क्या बोलते हैं आग पकड़ लेता है, अगर एक बार भी आग पकड़ा गया तो उसमें, ठीक है। और आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल है, यहाँ पे भी पेट्रोल है, मतलब एक तरीके से सबके सब आप कंबस्टेबल सब्सटेंस में डाल सकते हैं। ये सारे भी एग्जांपल आप कंबस्टेबल सब्सटेंस में डाल सकते हैं। पर ये सारे जो एग्जांपल्स है, जो ये वाले एग्जांपल्स है, उन सबको आप इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आराम से तो नहीं जलते, मतलब ऐसे नॉर्मल एटमोस्फियर में नहीं जल पाएंगे। अगर आप उसको सन की तरफ एक्सपोजर कर देंगे तो वो नहीं जल पाएंगे। पर केरोसिन, पेट्रोल का अलग ही मसला है, वो तो 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री उसी के आसपास में चलते हैं, ठीक है। तो ड्राई ग्लास, तो नेक्स्ट है हाँ। A few moments later. तो यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि देखिए, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स व्हाइल ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। मतलब बेसिकली आपने कभी कभी एक तो पत्ती जलाने की कोशिश की होगी दिवाली में, अगर कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि जो मतलब क्या ग्रीन कलर की हरी पत्ती है उनको जलाना मुश्किल है, पर सूखी पत्तियों को क्या जलाना इजी है रिलेटिवली। और आपने देखा होगा वेरियस मूवीज में भी, मतलब जैसे ट्राइबल्स लोगो टाइप मूवी होगा, अगर कोई जंगल वंगल टाइप का मूवी होगा, कैंपिंग टाइप का मूवी होगा, तो लोग बोलते हैं कि सूखी लकड़ियां कलेक्ट करो। तो वो सूखी लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए क्यों बोलते हैं वो उसको हम जानेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्राई ग्रास और ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली। क्यों कैच करते हैं, क्योंकि ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली रिलेटिव टू नॉर्मल लीव्स। क्योंकि क्या होता है कि जो लीव्स जो हरी पत्ती है उनके अंदर वाटर कंटेंट होता है, क्लोरोफिल, बहुत सारे वाटर कंटेंट्स होते हैं। पर जो सूखी पत्ती है वो तो ऑलरेडी डाइड है, उनके अंदर कोई पानी नहीं है, इसलिए तो सूखे है, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्ब्स हीट, और क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करता है हीट को बेसिकली। आपने आपने अगर एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि बलून के अंदर पानी भरते हैं और फिर उसको कैंडल के पास लेके जाते हैं तो बलून भी नहीं फटता। क्यों? क्योंकि वो जो
मतलब और अगर आप ऐसे ही मतलब सिर्फ हवा वाला बलून लेके जाएंगे तो वो बलून फट जाएगा अगर आप कैंडल के पास लेके गए तो। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने कुछ ही दिन पहले किया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसका, ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल निकला। और अगर आप सूखी पत्तियों को, तो वैसे ही है कुछ, क्योंकि पानी उसके वाटर कंटेंट है इसलिए वो, और पानी एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए वो उसको जलने नहीं देता जल्दी। पर अगर आप ज्यादा देर तक एक्सपोज करके रखें तो उसका सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा एक टाइम पे, और वो आपको पता है इसके बाद क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है। और एक तरीके से जो कंबस्टन प्रोसेस है, इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर एंटर होने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए एक तरीके से। और वो 3 टर्म्स एंड कंडीशंस है मेनली, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ठीक है। तो जब भी आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछा कि टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपकी इमेज याद रखना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो फ्यूल चाहिए, जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस भी AKA, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो वुड, कोल, पेट्रोलियम, पेपर, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस, सबसे मेन चीज हम जलाएंगे किसको, इसलिए हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस सबसे पहले चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद गैस दैट सपोर्ट्स कंबस्टन इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे जगह पे जला रहे हो आग की मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, मतलब एक तरीके से आपने और एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि एक कैंडल अगर आपने लिया है और उसको अगर ग्लास से आप कवर कर दिए तो फिर वो मतलब वो कैंडल बुझ जाएगा एक तरीके से। तो ये भी एक तरीके से अलग एक्सपेरिमेंट है। कुछ ही मिनटों में हमने आपको 2 एक्सपेरिमेंट दे दिए, ठीक है। तो और एक है इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब जैसे कि आप बर्फीले इलाकों में अगर आग जलाओगे तो बहुत ही मतलब टाइम लगेगा जलने के लिए, क्योंकि वो टेम्परेचर भी चाहिए होता है उस ऑब्जेक्ट को जलने के लिए। पहले मैंने आपको बताया था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, मतलब टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए तो मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब डिमांड में कंबस्टन की, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कंबस्टन नहीं होगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि मतलब जनरली हमको एडवाइस किया जाता है कि अगर किसी को आग लगी या कहीं पे भी आग, किसी एक इंसान को आग लगी, तो उसको ब्लैंकेट से ढक देना है, ठीक है। उसको ब्लैंकेट से ढक देने से क्या होगा, किसी भी क्लॉथ से ढक देना है, मतलब ताकि क्या होगा कि जो आग है वो मतलब वो क्या बोलते हैं, कट ऑफ कर जाए बेसिकली आग अपने ऑक्सीजन सप्लाई से। आग तो बेसिकली ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फुल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं, ये जो ब्लैंकेट या चादर के अंदर जिससे भी आपने लपेटा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा और ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या बोलते हैं आग बुझ जाएगी और वो इंसान बच जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली अगर आग लग गई अगर कहीं पे भी, तो आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है बेसिकली। तो देखिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर आर द टर्म्स, मतलब बेसिकली हमने 3 टर्म्स एंड कंडीशंस बोले, जो कि ऊपर में है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ठीक है। ये तीनों टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर इन तीनों में से एक भी रिमूव कर दिया हमने टर्म्स एंड कंडीशंस, या तो फ्यूल रिमूव कर दिया, तो एयर रिमूव कर दिया, तो हीट रिमूव कर दिया, एयर का तो रिमूव करने का हमने पहले ही बताया था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड पर्सन कट्स द ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब अगर हम किसी पर्सन के अराउंड में ब्लैंकेट रैप कर दिए तो ऑक्सीजन सप्लाई ऑलरेडी कट हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा उस ब्लैंकेट के अंदर, और ठीक है। तो और फ्यूल को कैसे हटाए, तो बेसिकली अगर आपको दिख रहा है कि किसी मतलब क्या बोलते हैं, जिस पिलर्स के ऊपर वो आग जल रहा है, तो अगर हम उसी पिलर को तोड़ दे तो बेसिकली वो आग जलना बंद कर देगी। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है एक एग्जांपल कि व्हेन द गैस टू विच स्विच ऑफ, तो वो कट करते हैं एलपीजी सप्लाई को, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी एक एग्जांपल हो गया। सैंड टू एक्सटिंग्विशेस फायर बाय, सैंड भी एक्सटिंग्विश कर देता है फायर बाय कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब अगर आप मिट्टी भी फेंकोगे आप आग के ऊपर तो वो भी कट ऑफ कर देगा। आपने देखा भी होगा कि मतलब जहां कहीं पे भी आपने देखा होगा कि बकेटों के ऊपर मिट्टी रखा रहता है, वो भी लाल लाल रंग के बकेट होंगे, उनके ऊपर मिट्टी रखा रहेगा। मतलब हमारे स्कूल में बेसिकली ऐसा है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये एक एडिशनल टॉपिक है जो कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है इस एक्सटिंग्विशर का नाम का, तो जो कि बेसिकली फायर एक्सटिंग्विश करता है वो भी विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेसिकली NaHCO3 एक तरीके से ऐसा कुछ था केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो वो रिएक्ट करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, यही काम है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और वो ये भूलना मत कि हमारा खाना भी प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो हैवियर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हैवियर देन ऑक्सीजन, और वो कवर कर देता है फायर इन द ब्लैंकेट, मतलब बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या हैवी है इसलिए तो वो आपके मतलब क्या बोलते हैं ब्लैंकेट के अंदर रह पा रहा है और ऑक्सीजन ऊपर चले जाता है। बेसिकली ये डेंसिटी का खेल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कम डेंस है, इसलिए वो ऊपर चले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सिंक करता है। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, साइंस ऐसा ही है यार, मतलब केमिस्ट्री के भी अंदर फिजिक्स हमने डाल दी है, ठीक है। तो वो क्या, और एक चीज, वाटर इज यूज टू लोअर द इग्निशन टेम्परेचर, हीट क्या है, हीट पानी एब्जॉर्ब करता है हीट, तो जब हम पानी डालेंगे तो वो लोअर कर देगा इग्निशन टेम्परेचर को, तो इससे हम हीट को भी कैंसिल कर सकते हैं जिसके कारण की आग बुझ सकता है, ठीक है। तो लोअर द इग्निशन टेम्परेचर,
लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर मतलब लोएस्ट टेम्परेचर इन एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी फॉर सो मेनी मिस्टेक। ठीक है, शाबाश बेटा। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑल्सो रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मतलब बेसिकली कंबस्शन में बहुत सारे तरीके के होते हैं। कंप्लीट कंबस्शन होता है, कोई कुछ इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट और कुछ तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता, मतलब कंप्लीट ही नहीं है, उसमें कंप्लीट नाम का शब्द ही नहीं है। तो जैसे कंप्लीट कंबस्शन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और हीट रिलीज होता है। ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबस्शन के केस में क्या होता है कि ये वाला गैस रिलीज होता है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मतलब बेसिकली सीओ। ठीक है, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो CO2 है, और ये दोनों में इतना 36 का आंकड़ा है कि देखिए CO2 तो बेसिकली हमें कुछ करता नहीं है, मतलब अगर मतलब बेसिकली हमें रेस्पिरेशन में मदद करते हैं CO2 एक तरीके से हम बोल सकते हैं। पर ये जो CO गैस है, ठीक है, CO गैस एक तरीके से हाँ पॉइजनस गैस है बेसिकली। और अगर ये क्यों पॉइजनस है तो ये भी आप हमें कमेंट पे कह सकते हैं कि CO पॉइजनस क्यों है। अगर इस चैप्टर में हो तो हम पढ़ा देंगे, नहीं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कि हमारे ब्लड में कैसे मतलब ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, ये वाला जो CO गैस है। पर बेसिकली जो CO गैस है वो ज्यादा, तो अभी चलते हैं मैच स्टिक में। ठीक है, तो मैच स्टिक बेसिकली आपको पता ही है मैच स्टिक क्या है। ठीक है, पर बेसिकली हम ये समझेंगे कि ये मैच स्टिक चीजों को जलाता कैसे है। तो बेसिकली मैच स्टिक दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्राइक एनीवेयर मैच स्टिक जो कि आजकल बहुत कम बिकता है, और जो आज हम यूज करते हैं ज्यादातर वो है सेफ्टी मैच स्टिक। ठीक है, तो स्ट्राइक एनीवेयर मैच स्टिक पहले ज्यादा मिलते थे, जो कि मतलब बेसिकली कहीं पे भी स्ट्राइक कर दो, चाहे वुड पे स्ट्राइक कर दो, दीवार पे स्ट्राइक कर दो, कहीं पे भी स्ट्राइक कर दो। हाँ, मतलब क्या होता है वो कहीं पे भी स्ट्राइक हो जाने से जल जाता था। ठीक है, तो स्टार्ट बर्निंग व्हेन रब्ड ऑन एनी सरफेस। ठीक है, पर सेफ्टी मैच स्टिक क्या है बेसिकली, जो ऐसे वाले मैच स्टिक मतलब जो ऐसे वाले बॉक्सेस में आते हैं। ठीक है, ऐसे मैच स्टिक, और जो स्ट्राइक एनीवेयर मैच स्टिक है उसके ऊपर एक लेयर भी होता है एक तरीके से, ये ऐसे वाला कुछ एक विटिश जो भी कलर का एक लेयर होता है जो कि अलग दिखता है ये जो मेन लेयर से। ठीक है, तो आप अगर कभी देखें कि किसी मैच स्टिक के ऊपर ये ऐसा कुछ कवरिंग है तो आप समझ लेना कि स्ट्राइक एनीवेयर मैच स्टिक है। तो स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन रब्ड ऑन द रेड सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। तो बेसिकली रेड सरफेस में क्या जादू है जिससे कि ये जल जाता है, मतलब बेसिकली ये जो मैच स्टिक है जलने लग जाता है। तो यही हम जानेंगे। तो बेसिकली आप ये याद रखना कि ये जो मैच स्टिक है, ठीक है, ये जो बॉक्स है इस पे रेड फास्फोरस और ग्लास पाउडर लगा रहते हैं, और ग्लास पाउडर बेसिकली इंक्रीज फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, मतलब बेसिकली हम सेफ्टी मैचेस की ही बात कर रहे हैं इसमें। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्रेजेंट होता है और पोटेशियम क्लोरेट प्रेजेंट होता है, ये सारे सब्सटेंसेस है अलग अलग। ठीक है, तो व्हेन सेफ्टी मैच स्टिक इज रब्ड ऑन द स्ट्राइकिंग पैक। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इससे इधर पे रब करते हैं, मतलब कुछ ऐसा ही। ठीक है, कुछ ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है कि जो रेड फॉस्फोरस है वो जो हीट प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के कारण, जो कि ग्लास पाउडर के कारण होता है ज्यादा फ्रिक्शन, तो वो क्या होता है व्हाइट फॉस्फोरस में टर्न हो जाता है। तो बेसिकली रिएक्शन के कारण जो रेड फॉस्फोरस है, जो ये जो रेड 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 मतलब नहीं सॉरी, ये जो रेड 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 है एक तरीके से, ये जो रेड 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 फॉस्फोरस है वो व्हाइट फॉस्फोरस में टर्न हो जाता है। जो और ये व्हाइट फॉस्फोरस का फर्स्ट का एक प्रॉपर्टी की ये इग्नाइट करते हैं ड्यू टू लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ये व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो जो व्हाइट फॉस्फोरस जो इससे इससे व्हाइट फॉस्फोरस जो बनता है उसका लो इग्निशन टेम्परेचर है, तो क्या क्या होता है कि जल्दी मतलब इग्नाइट कर जाता है, और ये इसके लो इग्निशन टेम्परेचर के कारण, और ये ऐसे भी अभी भी फ्रिक्शन है, अभी भी हीट रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होता है व्हाइट फॉस्फोरस प्रोड्यूस करता है हीट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हीट और ऑक्सीजन जिसके कारण कि मतलब हीट और ऑक्सीजन मतलब ये इग्नाइट करने लगता है, इसलिए हीट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जो कि क्या कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो इसके कारण की क्या है, ये जो हीट है, इस हीट के कारण पोटेशियम क्लोरेट है वो ऑक्सीजन रिलीज करने लग जाता है। तो एज यू नो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है कि मतलब कंबस्टन के लिए ये है टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ऑक्सीजन के बिना कंबस्टन नहीं हो सकता। तो ये पोटेशियम क्लोरेट का इसका मतलब पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट इसका काम कर देता है। ठीक है, तो दिस ऑक्सीजन हीट्स इग्नाइट्स एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और हीट, ये जो ऑक्सीजन और हीट होते हैं और ये भी ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं मिलके एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वही यही एक जो चीज है ये इग्नाइट करते हैं। ठीक है, मेन मेन जो कि हम जलता हुआ देखते हैं ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ही है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं और कंबस्टन करने लग जाता है। मतलब बेसिकली ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि मतलब ऑक्सीजन रिलीज करता है, और रिड्यूसिंग का मतलब वो ऑक्सीजन लेता है और जल जाता है। ठीक है, एक तरीके से मतलब ऑक्सीजन लेने को ही एक तरह से रिड्यूसिंग बोल देंगे, जलने वलने उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। मतलब जब जलता है तो ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए मैं जलने वाला शब्द यूज कर दिया। ठीक है, तो जब कोई चीज जलता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैच स्टिक मतलब क्या मैच बॉक्स और मैच स्टिक को किसने से आग कैसे जलती है मैच स्टिक में। कभी कभार आपने स्पार्क्स भी देखे होंगे रिलीज होते हुए कि मतलब जब आप घिसते होंगे मतलब इसको, तो वो स्पार्क्स आपने देखे होंगे, तो वो एक तरीके से व्हाइट फॉस्फोरस ही है। ठीक है, क्योंकि वही एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं हीट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है व्हाइट फॉस्फोरस।
पर फिर भी आपका जो ये जो मैच स्टिक नहीं जलता, क्यों? क्योंकि एंटी मनी ट्राइसल्फाइड अभी तक के इग्नाइट नहीं है, मतलब मेन बंदा मूवी का ये अभी तक के एंट्री नहीं मारा है, तो जलेगा कैसे? ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंबस्टन में भी हम आए। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स के कंबस्टन होते हैं, रैपिड, एक्सप्लोजन और स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जो रैपिड कंबस्टन है वो एक तरीके से मैच स्टिक ही समझ लो इसको, कि ये बेसिकली ये जो मैच स्टिक है ये एक मैच स्टिक के ऊपर गिरेगा, और ये एक मैच स्टिक गिरने के कारण सारे के सारे मैच स्टिक जलने वाले हैं। अभी ये होने वाला है इस फोटो का आगे का चीज। ठीक है, तो सर्टेन फ्यूल्स बर्न रैपिडली प्रोड्यूसिंग इट व्हेन इग्नाइटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स। मतलब रैपिड कंबस्टन की चीज में केस में क्या है कि एक्सटर्नल सोर्स नीडेड रहता है जलाने के लिए, ये मेन चीज है। ठीक है, क्योंकि यही क्रिएट करेगा डिफरेंस रैपिड और स्पॉन्टेनियस कंबस्टन में। तो बेसिकली इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, और एक्सप्लोजन के तो नाम से ही पता चल रहा है कि हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो और वो बहुत सारे गैस भी रिलीज करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा गैस भी रिलीज कर देगा। और इसका आपको पता है फायर क्रैकर्स आप एग्जांपल लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ठीक है, इसका एग्जांपल नहीं देने का है, क्योंकि ये कंबस्टन नहीं, ये भी एक न्यूक्लियर प्रोसेस ही है, अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स का नाम दिए तो ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं देने का। फायर क्रैकर्स मतलब बहुत सारे बॉम्ब्स का नाम, फायर क्रैकर वाले बॉम्ब का नाम दे सकते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का मतलब ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कैच फायर इमीडिएटली विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। मतलब उसको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको मतलब एक्सटर्नल सोर्स चाहिए ही नहीं, मतलब वो अर्थ की ही हीट से मतलब क्या बोलते हैं जलने लगेगा। बेसिकली एक तरीके से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ज्यादातर ऐसे कंबस्टन में फॉल करते हैं। ठीक है, इनफ्लेमेबल मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक, एक्सटर्नल सोर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इजीली बर्न कर जाता है अपने। व्हाइट फॉस्फोरस लिख सकते हैं आप। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस इजीली इस कंबस्टन में आ जाता है। और कोल डस्ट इन माइंस, मतलब कोल डस्ट जो है माइंस में, वो भी एक तरीके से एग्जांपल बन सकता है। अभी आप सोच रहे हो कोल डस्ट कैसे हो सकता है, तो वैसे कोल डस्ट भी तो है ना। अगर आप ज्यादा न्यूज देखते होंगे तो उसमें भी आपने सुना होगा कि मतलब मतलब इस माइन में आग लग गई है, कोल्ड डस्ट। तो बेसिकली कोल्ड डस्ट के ही कारण होता है, जो कोल्ड डस्ट है उसके कारण फायर होता है। मतलब उसका प्रोसेस अभी मेरे को भी डेप्थ में नहीं पता, पर एक एग्जांपल बन सकता है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का, क्योंकि हम इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाते ही नहीं है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ कोल्ड डस्ट हैज रिजल्टेड मेनी डिजास्टर। मैंने वही बोला ना, मेनी डिजास्टर इन फायर्स इन कोल माइंस। और जो फॉरेस्ट फायर है वो भी एक एग्जांपल है। फिर फॉरेस्ट फायर मतलब वो उसको भी थोड़ी कोई जाके जलाता है, वो सन की हीट के कारण जलता है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग हम बढ़ाए तो फिर भी वो काउंट कर लेंगे उसे भी, क्योंकि वो एक तरीके से सन के कारण हो रहा है। ठीक है, हमारे कारण नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, हाउ अगर हम खुद जाके आग नहीं लगाए तो। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ज्यादातर फॉरेस्ट फायर मतलब नेचुरल फॉरेस्ट फायर बहुत कम होते हैं, ज्यादातर ह्यूमन के फॉरेस्ट फायर होते हैं, ये चीज बताना चाहते हैं ये लाइन। ठीक है, तो फ्लेम, फ्लेम बेसिकली क्या है? अभी आए हम मेन चीज में। बहुत कंबस्टन पढ़ ली, अभी फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लेम बेसिकली एक रीजन है जहाँ पे बर्निंग ऑफ गैसेस, मतलब बेसिकली जब गैस बर्न करता है, मतलब बेसिकली जब कोई चीज जब जलता है, ठीक है, तो वो वेपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो जब वेपर प्रोड्यूस करता है तब जाके फ्लेम होता है। मतलब जो बेसिकली फ्लेम के बर्निंग, मतलब जो एयर है एक तरीके से बर्न कर रहे हैं, मतलब बर्निंग ऑफ वेपर्स एक तरीके से आप फ्लेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पेपर आप बर्न कर रहे हो तो वो पेपर वेपराइज होता है एक तरीके से, और वो मतलब वो बर्निंग वेपर एक तरीके से कंबस्टन है, वो वेपर अंदर मतलब कंबस्टन के प्रोसेस के अंदर है वो वेपर, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ वैक्स भी हो गया। ठीक है, वैक्स जब बर्न करता है तो उसको भी, वो भी एक तरीके से वेपर ही है वैक्स का, और वो एक तरीके से स्मूथली रिलीज होता है, मतलब एक पैटर्न के साथ रिलीज होता है। इसलिए कैंडल वाले जो आगे वो एक तरीके से स्मूथ रहता है। पर जो पेपर टाइप, अगर कुछ पेपर वेपर टाइप है तो वो इतना स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरीके से मतलब स्मूथली रिलीज नहीं होता है, मतलब वेपर, इसके कारण कि वो अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस विच आर वेपराइज्ड यूजुअली बर्न इन फ्लेम, फायर में बर्न विथ और विदाउट फ्लेम। ठीक है, ये फिर से मैंने ये लाइन रिपीट की है, क्योंकि फायर एक तरीके से बिना फ्लेम और या फ्लेम के साथ जल सकते हैं। और जो सब्सटेंसेस जो वेपराइज नहीं करते पर फिर भी कंबस्टन के प्रोसेस में आते हैं, वो एक तरीके से ग्लो करते हैं, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते। जैसे कि चारकोल ही ले लो आप। ठीक है, चारकोल बेसिकली एक प्योर फॉर्म ऑफ कोल है, मतलब उसमें कार्बन ही प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन, और जिस चीज में कार्बन प्रेजेंट, मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, वो ज्यादा O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, और O2 के साथ रिएक्ट करने में कोई इंटरप्शन भी नहीं होगी, तो जिसके कारण कि मतलब कार्बन जनरली कंप्लीट कंबस्टन मतलब होता है इसमें, और वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, और ये वेपर फॉर्म नहीं करता, ये मेन रीजन। ठीक है, वो वेपराइज नहीं होता है। ठीक है, कार्बन वेपराइज नहीं होता कभी,
तो टाइप्स ऑफ फ्लेम, अभी हम टाइप्स ऑफ फ्लेम है येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम, ठीक है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि येलो फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली, मतलब बेसिकली यही मैं कह रहा था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जब येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगा ना, तो इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, सीओ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के कारण CO2 भी प्रोड्यूस होगा, मतलब ज्यादातर सीओ प्रोड्यूस होगा एक तरीके से। और जो ब्लू फ्लेम है प्रोड्यूस्ड व्हेन द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली, मतलब बेसिकली CO2 साइन है ब्लू फ्लेम का और CO साइन है येलो फ्लेम का, क्योंकि ठीक है। तो एक तरीके से इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम रहेगा तब येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और ब्लू फ्लेम तब प्रोड्यूस होगा जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा। और ये वाला जो फ्लेम है ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, पर ये लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये मच लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, करता है पर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ वुड एक तरीके से इसका एग्जांपल हो गया। बर्निंग ऑफ वुड, वुड तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और जो एलपीजी जो आपके किचन में, किचन वाला, ठीक है, याद है ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था किचन वाला गैस किचन वाली आग। तो अभी हम आए अपने अपने कैंडल में, ठीक है। तो बेसिकली जो कैंडल है इसमें ऑल, मतलब बेसिकली हम देख सकते हैं कि सारे तरीके के कंबस्टन हो रहे हैं, मतलब जनरली तो येलो फ्लेम रिलीज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मतलब क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन की कैटेगरी में डालेंगे। पर बहुत कुछ इसमें हो रहा है, मतलब बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं पे डार्क है, कहीं पे येलोविश है, और बहुत पतला सा लेयर ऑफ, एक सेकेंड ये पूरा इरेज ही कर देता, हाँ। और बहुत पतला सा जो लेयर है वो एक तरीके से ब्लूइश है, ठीक है, जो कि इस इमेज में नहीं दिखाया होगा। पर अगर आप किसी कैंडल फ्लेम में अगर ध्यान से देखें तो उसका जो क्या बोलते हैं एज है, जो उसका मेन एज है वो ब्लूइश टाइप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन टेक प्लेस होता है, ठीक है। तो कंप्लीट कंबस्टन जो कि मतलब जिसका टेम्परेचर आप याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना 1400 डिग्री सेल्सियस, जो कि हॉटेस्ट जोन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप दिवाली में अगली बार अगर फुलझड़ी जलाए तो आप जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा अंदर अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई ज्यादा हीट उधर पे ही प्रेजेंट होगा, मतलब जिससे कि ज्यादा जल्दी फुलझड़ी जलेगा। पर अगर आप जितना साइड में लेके आए, मतलब बेसिकली लड़ते हैं कि यहाँ पे मतलब ज्यादा सेंटर में लेने के लिए, और आखिर में क्या होता है कि कैंडल ही बुझ जाता है। पर एक्चुअल में अगर आप जितना साइड में आए उतना ज्यादा ठीक है, क्योंकि वहीं पे ही कंप्लीट कंबस्टन टेक प्लेस हो रहा है और वहीं पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अपीयर्स ब्लू लाइट एज लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस, मतलब बेसिकली ये ब्लू ब्लू क्योंकि लिटिल लाइट प्रोड्यूस होता है इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। तो लुमिनस जोन और मिडिल जोन, जो कि जिस जहाँ पे कि पार्शियल कंबस्टन टेक प्लेस होता है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे CO रिलीज होगा, यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, ठीक है, एक तरीके से। तो येलो एज ब्राइट ब्राइट ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली यही ब्राइटेस्ट जोन है, और ये इसलिए आपको देख के ही इतना ब्राइट लग रहा है कि किसी ब्राइटनेस के कारण हमारा कैमरा इस कैंडल में ब्लू जोन को कैप्चर ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी आया डार्क और इनर जोन, ठीक है। डार्क इनर मोस्ट जोन क्या है कि उसमें कंबस्टन होता ही नहीं, एक तरीके से पूरा नॉन कंप्लीट कंबस्टन एक तरीके से। और अगर आप अपने फूलझड़ी को यहाँ तक लेके आएंगे तो आपका फूलझड़ी बहुत देर के बाद जलेगा, क्योंकि ये इनर मोस्ट जोन है और इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इसके आधा है, लुमिनस जोन के आधा है। आउटर मोस्ट जोन के तो उससे भी कम है, ठीक है। तो लीस्ट हॉट जोन अपीयर्स ब्लैक एज नो पार्टिकल्स आर बर्न्ड इन दिस जोन, मतलब वही मैं आपको बताया कि यहाँ पे कंबस्टन होता ही नहीं है, एक तरीके से कार्बन कार्बन ही कार्बन है यहाँ पे ज्यादातर, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ ब्लो मतलब ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम विद द मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो वो एक क्वेश्चन आता है बेसिकली कि गोल्डस्मिथ कौन सा वाला जोन यूज करता है आग का, तो आप लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि उसका टेम्परेचर ही ज्यादा है, ठीक है। तो वाई में भी आता है कि क्यों ऐसा है, या MCQ में भी आता है। और एक भी क्वेश्चन पॉपड अप हुआ मेरे माइंड में कि बेसिकली आगे जाने से पहले कि भाई ये जो भाई रस्टिंग है, ठीक है, रस्टिंग का प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली रिएक्शन रस्टिंग का कुछ ऐसा है, और इसमें से ये जो है ये पूरा का पूरा रस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली रस्टिंग एक तरीके से कंबस्टिबल प्रोसेस है, या मतलब कंबस्टन नहीं है, कोई और रिएक्शन है, क्योंकि भाई इसमें ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व है, और इसमें क्या बोलते हैं हीट, मतलब हीट तो प्रोड्यूस होता है कि नहीं हमको पता नहीं, क्योंकि भाई हम लोग तो जब छूते हैं तो वो ठंडा ठंडा सही लगता है रस्ट। तो एक तरीके से क्या सच में हीट प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, और क्या एक कंबस्टन प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप सबसे पहले तो आंसर आपके आपके कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली जो Fe है वो O2 के साथ, जो O के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हीट एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, पर क्योंकि इसमें वाटर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो वाटर क्या करते हैं कि मतलब क्या एक तरीके से हीट को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। पर हमको साइंटिफिकली पता है कि ये मतलब इसमें हीट रिलीज होता है, और अगर अगर आप पूरे का पूरा सूखा वाला रस ले तो वो थोड़ा सा तो गर्म लगेगा ही, और उससे और उसी रिएक्शन के कारण ये क्या बोलते हैं रस्ट रस्ट प्रोड्यूस होता है इसके कारण ही। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या रस्टिंग एक कंबस्टेबल प्रोसेस है, नॉन कंबस्टेबल प्रोसेस है। तो एक्चुअल में इट इज एन कंबस्टेबल प्रोसेस, क्योंकि उसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता ही है।
फ्यूल मतलब कि कंबस्टेबल सब्सटेंस, और बेसिकली हम लोग मतलब जनरली फ्यूल यूज करते हैं पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इन सब चीजों के बारे में। तो बेसिकली एक आइडियल फ्यूल के बारे में हम इस फ्यूल्स वाले टॉपिक में बात करने वाले कि आइडियल फ्यूल क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सबसे प्रेफरेबल है, मतलब जो कि easy to transport, store and transport, easily available, no undesirable residue should be produced, high calorific value, it should be cheap, it burns easily at moderate rate, ठीक है। तो इसको हम आइडियल फ्यूल बोलते हैं एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से हम यूज करते हैं और ये इको फ्रेंडली भी होता है और फिर हमारे लिए चीप भी होता है। हाई कैलोरिफिक वैल्यू, मतलब कैलोरिफिक वैल्यू वाला चीज हम डिस्कस करेंगे जल्दी, नेक्स्ट स्लाइड में ही है कैलोरिफिक वैल्यू क्या है। फिर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक तरीके से हम, एक तरीके से आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन एक तरीके से एक आइडियल फ्यूल हो सकता है, पर वो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो बेसिकली हाइड्रोजन को भी हम नहीं ले सकते। पहले लोग बोलते थे कि हाइड्रोजन को हम एक एफिशिएंट फ्यूल के मतलब की तरफ से यूज कर सकते हैं, पर वो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट नहीं, इजीली भले अवेलेबल हो, नो डिजायरेबल अनडिजायरेबल रेसिड्यू प्रोड्यूस हो, या फिर हाई कैलोरिफिक वैल्यू हो, इट शुड बी चीप, ये सब हो। पर एक तरीके से हाइड्रोजन डिस्क्वालीफाई कर जाता है एक चीज में, इसलिए वो भी आइडियल फ्यूल नहीं है। जो इन सबको एक दिन एक ऐसा फ्यूल अगर निकला जो कि इन सबको फॉलो करा, तो वही होगा आइडियल फ्यूल। पर सबसे ज्यादा आइडियल फ्यूल एक तरीके से हम हाइड्रोजन बोल सकते हैं, सीएनजी, ये सब इन सबको बोल सकते हैं आइडियल फ्यूल। तो अभी हम चलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू में, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। और फिर वो द अमाउंट ऑफ बेसिकली कैलोरिफिक वैल्यू है क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, मतलब जो हीट वो रिलीज करते हैं पर केजी, मतलब पर केजी कितना वो हीट रिलीज करता है, जो कि किलो जूल्स में मतलब मेजर किया जाता है एक तरीके से। तो आपके सो बेसिकली एनसीईआरटी बुक में आपके एक ये वाला मतलब क्या बोलते हैं टेबल दिया गया, जिसमें कि आपको बताया गया कि कितना कैलोरिफिक वैल्यू है हर एक सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो आप इसको मतलब लर्न कर सकते हैं अगर आपके टीचर ने बोला। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि काउडंग केक का सबसे कम है 6000 से 8000, और एलपीजी का, बायोगैस का, हाइड्रोजन का, सीएनजी का, मीथेन का, इन सबका ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू है। तो बेसिकली कैलोरिफिक वैल्यू किस पे डिपेंडेंट करता है, मतलब जितना ज्यादा रेसिड्यू अगर वो प्रोड्यूस करेगा उतना कम कैलोरिफिक वैल्यू होगा। इस चीज, ये तो एक मेन चीज है जो कि डिसाइड करता है कैलोरिफिक वैल्यू। और मतलब आपने अगर एक चीज नोटिस किया होगा, तो बेसिकली जो सॉलिड फ्यूल है वो सबसे कम कैलोरिफिक वैल्यू इनका, मतलब जैसे कि जो काउडंग केक, वुड, कोल, ये सब के इनका कम कैलोरिफिक वैल्यू है। पर जो एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, सीएनजी, मीथेन, इन सबका ज्यादा कैलोरिफिक, मतलब बेसिकली जो गैसियस फ्यूल है उनका ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू हम इसमें नोटिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कम रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं, मतलब और ये सब ज्यादा 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 रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं एक तरीके से, इसलिए लेस कैलोरिफिक वैल्यू, और ये लेस आइडियल फ्यूल है। बेसिकली हाइड्रोजन सबसे ज्यादा आइडियल फ्यूल, बायोगैस, ये सब ज्यादा आइडियल फ्यूल है, पर कंप्लीटली आइडियल फ्यूल आज तक कोई नहीं है, कोई भी आज तक मिला नहीं है। आप बोल सकते हैं कि हाँ एक तरीके से सीएनजी, एलपीजी सब आइडियल फ्यूल है, पर फिर भी ये स्टिल रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं कि रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करते। और इसका ऐसा यूनिट है केजी बाय केजी, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी का कैलोरिफिक वैल्यू निकला 17000, तो उसके आगे केजी बाय केजी लिखना मत भूलना, क्योंकि इससे यही मेन गलती होती है जो कि हम एग्जाम में बेसिकली करते हैं। तो इसलिए ये चीज लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना कभी मत भूलना एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि टीचर कितने शौकीन है, टीचर्स कितने शौकीन है आपके नंबर काटने में। तो इसलिए कभी मतलब ऐसा ट्राई करना कि आपको आपके टीचर को कहीं से चांस ही ना मिले कि आपका वो नंबर काट पाए। और ये 1700 जो किलो जूल्स पर केजी का सिंबल वुड के ऊपर ज्यादा ये कर रहा है, ठीक है। तो वो मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 kg ऑफ वुड को बर्न किए, तब जाके आपको 1000 मतलब 17000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम इन फ्यूल्स के एडवर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट लाते हैं हमारे एनवायरमेंट में। तो बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, वही चीज है मतलब जो कि हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट बेसिकली कंबस्टन ऑफ कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल और पेट्रोल, ये सब रिलीज करते हैं अनबर्न कार्बन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इन एयर दैट कॉजेस रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस के कॉज कर सकते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये तो अलग बात होगी, ठीक है, ये अलग बात होगी। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से, वो एक तरीके से एक मतलब हाईली पॉइजनस गैस है, जो कि एक तरीके से अगर आप मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी रूम के अंदर सो जाओगे मतलब बहुत घंटों तक, तब जाके वो आपको इवन मतलब आप मर भी सकते हो उसके कारण, ठीक है, एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आप कमेंट में लिख सकते हो इसके बारे में। मैं खुद चाहता हूँ कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाओ, कि एक्सप्लेन करो कि कैसे आपके ब्लड को इफेक्ट करता है और ऑक्सीजन सप्लाई रोक देता है ब्लड में, और एक तरीके से आपको कैसे मरने लायक बना सकता है, ठीक है। तो और अभी चलते ग्लोबल वार्मिंग में।
तो प्लीज कमेंट, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली राइज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। आपको ये पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक तरीके से अट्रैक्टिव है, तो हीट, ठीक है, जो सनलाइट है उसको अट्रैक्ट कर देते हैं और फिर रिलीज करते हैं अर्थ में, जिसके कारण कि हमें हीट फील होता है, ठीक है। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, ये सब नहीं रहा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमें बहुत कोल्ड लगेगा, क्योंकि कुछ चीज एब्जॉर्ब और रिलीज करने को ही नहीं रहेगा हीट, क्योंकि बेसिकली जो लाइट है वो एक तरीके से हीट का फॉर्म नहीं है, जब वो सरफेस पे किसी टकराता है तब जाके वो हीट रिलीज करता है, स्पेसिफिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही चीज हमारे एटमॉस्फेयर को हीट कर पाता है एक तरीके से। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा भी होने से दिक्कत, कम भी होने से दिक्कत, ठीक है। तो एक और एसिड रेन, ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगहों पे बहुत होने लग गया है, ठीक है, और हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर रहे हैं, नॉट ओनली ताजमहल, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज ड्यू टू कंबशन, ठीक है। तो टॉक्सिक गैसेस जैसे कि आपके बुक में लिखा है SO2 NO2, मतलब सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे करके बहुत सारे, सॉरी, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं कि जो जो इन दोनों के डाइऑक्साइड्स है वो बेसिकली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और जो सल्फर जो डाइऑक्साइड है वो SO3 नामक एक एसिड बनाते हैं, जो कि H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे जो आसमान में क्लाउड्स है, क्लाउड के अंदर पानी है, तो उस पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही बना देते हैं, एसिड बना देते हैं, जो कि सल्फ्यूरस एसिड है। माइंड इट, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री जो कि बहुत बदमाश है सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करे, तब जाके वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो कि मतलब बेसिकली ये दोनों ही एसिड खतरनाक है, ये दोनों ही एसिड डैमेज पहुंचाते हैं बहुत जगह, और इनकी वजह से स्किन कैंसर जैसे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और NO2 क्या करते हैं, NO2 तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कैसे कोई एसिड रिलीज हो सकता है यार। पर इसी से और एक खतरनाक एसिड रिलीज होता है, जो कि है HNO3। HNO3 ये क्या है भाई, ये एक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड क्या है, तो मैं बोलूंगा एक्वासिरिजिया। और ये एक्वासिरिजिया किन दोनों के संबंध से बनता है बोलूं, एक तो एक सल्फ्यूरिक एसिड है, और एक क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड है। ये दोनों के संबंध से ये दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड एक्वासिरिजिया बनता है, और ये इतना एसिडिक होता है कि ये मेल्ट, गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एसिडों का बाप निकला। और आप ऊपर में देख ही सकते हैं कि ये जो मार्बल है, जो व्हाइट मार्बल है, जिससे कि ताजमहल बना है, जो कि CaCO3 है, ठीक है। तो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं अलग सब्सटेंस, जो कि मतलब पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दे रहा है, जो कि एक रेडिश सब्सटेंस है, ठीक है। मतलब रेडिश सब्सटेंस नहीं है, मतलब ये रिएक्शन के बार बार रिपीट होने के कारण वो सब्सटेंस रेडिश हो जाता है, ठीक है। तो H2 और CO2, ठीक है, एक तरीके से और भी सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं इस रिएक्शन में, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको इस रिएक्शन को इतना रटने के लिए सोचना मत, ठीक है। तो इसी टॉपिक रिलेटेड हमने आपके लिए क्वेश्चन लाया है, जो कि है कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हम क्वेश्चन लाते हैं एंड में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या लिखा है कि वी नीड अ फ्यूल ऑफ अ कैलोरीफिक वैल्यू 4500 किलो जूल पर केजी, मतलब एक तरीके से ये पेट्रोल डीजल जितना ही है, ठीक है, पेट्रोल डीजल और केरोसिन के कैलोरीफिक वैल्यू जितना, एज गिवन इन NCERT टेक्स्ट बुक टेबल, ठीक है। तो वो मतलब हम चाहते हैं कि हमें एक क्या बोलते हैं, मशीन को रन करने के लिए इतने किलो जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक मशीन रन करने के लिए। तो हमें कितना फ्यूल चाहिए होगा, मतलब हमें कितना फ्यूल चाहिए होगा कि हम उस मशीन को रन कर सके, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कितने टाइम के लिए रन करना है, ठीक है, हमें उस मशीन को। तो बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CV, कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि है क्या बोलते हैं, जो कि kg/kg, मतलब एनर्जी जितना है और kg जितना है, ठीक है, kg/kg, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक तरीके से ये वाले मतलब क्वेश्चन में kg चाहिए, हमें कितना kg ऑफ फ्यूल चाहिए होगा जिससे कि हम उस मशीन को रन कर सके। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलोरीफिक वैल्यू इंटू kg इज इक्वल टू किलो जूल, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू इंटू kg इज इक्वल टू किलो जूल, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाएगा। और फिर हमें क्योंकि kg चाहिए, तो हम कैलोरीफिक वैल्यू को नीचे लेके आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा CV, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे kg इक्वल्स टू kg/CV, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू कितने गिवन है, 45000, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किलो जूल कितना चाहिए हमें, 90000, ठीक है, 4 तो ऐसे ही 3 जीरो कट गए, और ये जो क्या बोलते हैं, 3 3 जीरो और एक जीरो है, ठीक है, 4 जीरो है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में 4 जीरो है, हाँ, ठीक है। तो 3 जीरो कट गए, ठीक है, और 450 नीचे बचा, ठीक है, और ये ऊपर में 90 बचा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 90 ना हमें kg चाहिए, वो kg/CV बराबर है, ठीक है। तो जितना हमें चाहिए कि क्या एनर्जी,
वो 90000 4 जीरो है, ठीक है। 40/450000। कभी जीरो में ये मत करना क्योंकि जीरो अगर कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो कट गए और यहाँ पे ये कट गया तो 2 हो गया। 2 आंसर आया, ठीक है। तो 2 आंसर आया मतलब क्या है, क्योंकि हमें 2 kg ऑफ फ्यूल चाहिए ताकि हम इतना मतलब किलो जूल्स ऑफ क्या बोल सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो सबसे पहली बात कि शुक्रिया हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो और भी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना है, मतलब ऐसे ही हम मतलब जब मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो आप चाहते हैं कि और भी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं कि अगर ऐसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा ये कर सकते हैं, ताकि हम और भी फ्लरिश कर सके और भी अच्छे बन सके आपको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते, एजुकेट कर सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन तो है ही हमारा जो कंटेंट है वो इम्प्रूव करने के लिए आपके सजेशंस के थ्रू, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।